हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, कुंडला का जाल। कुंडला का जाल। उत्तर दिशा में विकास नगर राज्य की सीमा जहाँ समाप्त होती है, वहाँ से शुरू होती है उस उदयनगरी राज्य की सीमा जो कभी चमत्कारी मोती गज मुक्ताधारी महाशक्तिशाली हाथी गजेंद्र के नाम से प्रसिद्ध था। इस संबंध के लिए जानने के लिए भोकाल का रोमांचक विशेषांक जाल, जो कि आपको भोकाल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। परंतु आज ये राज्य इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस राज्य की सुरक्षा का दायित्व महाबली भोकाल ने अपने मजबूत कंधों पर उठाने का वचन लिया हुआ है। महाबली भोकाल की सुरक्षा के कारण ही उदयगिरी की तरफ बढ़ने वाली बड़ी से बड़ी शक्ति के कदम कांप जाते हैं। लेकिन ये कदम किसके हैं जो बड़ी ही दृढ़ता से उदयगिरी की राजधानी की तरफ बढ़ रहा है। असाधारण शक्ति और सामने आने वाली हर रुकावट को मिटा देने का उत्साह लेकर भड़ाक। महाबली भोकाल के सुरक्षा चिन्ह का अपमान करके इसने अपराध किया है। बंदी बना लो इसे। मुझे बंदी बनाओगे? ज़रा आगे तो बढ़ो, मैं भी तो देखूं कि कौन मुझ तक पहुंच पाता है। अपनी तरफ बढ़ते सैनिकों की परवाह न करते हुए उसने अपने लवादे को हटा दिया। इसी के साथ आगे बढ़ते सैनिकों के दम जहाँ के तहाँ रुक गए। अरे, हम तो किसी जाल में फंस गए। कैसा है ये जाल? ये जाल कैसा है ये मत सोचो मूर्खों, बल्कि ये सोचो कि अगर इन जालों से तुम छूट नहीं पाए तो तुम्हारा क्या होगा। क्योंकि ये जाले मेरे आदेश पर कुछ ही पलों में जान ले लेते हैं। वह अजगर की तरफ फुफकारता भीड़ की तरफ पलटा। तुम ही हो ना जिन्होंने एक दिन मुझे उदयगिरी के राज सिंहासन पर बैठने लायक नहीं समझा था। आज तुम ही मुझे गर्व से उसी सिंहासन पर बैठा हुआ देखोगे। आज मेरे और राज सिंहासन के बीच में कोई नहीं आ सकता। आज सिंहासन पाकर ही रहेगा कुंडला। कुंडला, मेरे बड़े भाई। सही पहचाना राजा रत्न सेन। तूने सही पहचाना मुझे। मैं तेरा वो बड़ा भाई कुंडला ही हूँ जो इस राज सिंहासन का वास्तविक अधिकारी है। लेकिन प्रजा दरबारी और पिताश्री के साथ मिलकर तूने मुझसे मेरा अधिकार छीनकर मुझे राज्य निकाला दे दिया था। क्या अपराध था मेरा? अपराध? बहुत बड़ा अपराध था तुम्हारा। तुम दुष्ट शक्तियों की संगत में पड़कर वे शैतानी शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते थे जिनके बल पर तुम सारे ब्रह्मांड पर राज करना चाहते थे। तुमने बेगुनाह लोगों की बलि चढ़ानी शुरू कर दी। न्यायप्रिय पिताश्री को जब तुम्हारी करतूतों का पता चला तो उन्होंने तुम्हें राज्य निकाला देकर मुझे इस राज्य का सिंहासन सौंप दिया। अपने शैतानी प्रयासों से इस राज्य की शांति में विष मत घोलो कुंडला। चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से जाने नहीं बल्कि राज सिंहासन हथियाने आया हूँ, और अपने साथ एक ऐसी शक्ति लाया हूँ जो मेरे और सिंहासन के बीच में आने वाले हर व्यक्ति को बेबस करके रख देगी। ओह! राजा रत्नसेन पर हुए उस आक्रमण को देखकर बहुत से सैनिक आगे बढ़े, लेकिन कुंडला तक कोई नहीं पहुंच पाया। आ उफ, ये क्या विपत्ति आन पड़ी। ये सब गजमुक्ताधारी गजेंद्र हाथी के राज्य से जाने का परिणाम है। जब तक वह राज्य में था तब तक किसी ने राज्य की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। काश भोकाल की बातों में आकर महाराज गजेंद्र को उसे ना देते तो आज राज्य पर यह विपदा ना आती। भोकाल कहता था, आज से उदयगिरी की सुरक्षा का वचन लेता हूँ। इस राज्य को हर संकट से बचाऊंगा। अब संकट आन पड़ा है। अब राज्य के सिंहासन को बचाने आए ना। भोकाल, इस राज्य के राज सिंहासन पर बुरी नज़र मत डाल दुष्ट, क्योंकि भोकाल इस राज सिंहासन की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। धड़ाक। पासा तुरंत ही पलटा। आज तू और तेरा वचन दोनों ही खत्म होंगे भोकाल, क्योंकि मेरे पास है ये विनाशकारी शक्ति जो मेरे सीने पर ही रहकर न सिर्फ तुझे अपने जालों से बंदी बनाएगी, बल्कि मेरे शरीर से अलग होकर और अपना आकार बढ़ाकर तुझे अपना आहार बनाएगी। भीम ओ! भोकाल के पास न संभलने का समय था और न अवसर। फलस्वरूप उस भयानक मकड़ी ने भोकाल को बुरी तरह अपने शिकंजे में जकड़ लिया, और इसी के साथ कुंडला के हलक से गूंजे ठहाके ने महल की दरों दीवारों को गुंजा दिया। हा 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 हा। बड़ी मुश्किल से मैंने यह शैतानी मकड़ी एक शैतान तांत्रिक से प्राप्त की है। इस शैतानी मकड़ी की यह खूबी है कि जब तक ये अपने शिकार के हाड़ मांस को चबाकर अपने पेट पे नहीं पहुंचा देती तब तक अपने शिकार को छूटने नहीं देती। उफ, सचमुच ये मकड़ी तो मेरे शरीर को नोच डालने का पूरा प्रयास कर रही है। प्रहारा की शक्ति से इसे तुरंत ही अपने से अलग करना होगा। ओह! ये मकड़ी तो मेरे शरीर से ऐसे चिपटी हुई है कि प्रहारा से बने हाथ भी इसे खींच नहीं पा रहे हैं। और ये हाथ ऐसा कर भी दे तो मकड़ी के साथ साथ मेरा मांस भी खिंचता चला जाएगा,
क्योंकि इस मकड़ी के टंक मेरे मांस में प्रवेश करके उससे बुरी तरह चिपक गए हैं। उफ! मैं प्रहारा से कोई अस्त्र बनाकर इस पर प्रहार भी नहीं कर सकता, क्योंकि उससे मुझे ही हानि पहुंचेगी। प्रयत्न व्यर्थ है भोकाल। ये शैतानी मकड़ी तेरे शरीर से अलग नहीं होने वाली, इसलिए आज तू उदयगिरी के सिंहासन की रक्षा करने के अपने वचन को पूरा नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ राज सिंहासन पर बैठने। तू मर। मरूंगा, लेकिन अपने वचन को पूरा किए बिना भोकाल को मरना भी स्वीकार नहीं है। भोकाल! भोकाल के वचन की राह में जो भी शैतानी शक्ति आती है उसका यही हर्ष होता है। खच ची! तू भी रोक अपने कदम। थाड़ ओ! एक क्षणवादी भोकाल की तलवार कुंडला की गर्दन पर थी। जिस शीश में शैतान वास करता है उस शीश को कटकर धरा पर गिर जाना चाहिए। रुक जाइए महाबली, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। कुंडला जैसा भी है मेरा भाई है, मेरा अपना लहू है, और अपने लहू को मैं व्यर्थ बहते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। इसे छोड़ देने से कोई लाभ नहीं होगा राजन, ये अपने दुष्कर्मों से बाज नहीं आने वाला। ऐसा करने के लिए ये खुला नहीं रहेगा। मैं इसे कारागार की ऐसी काल कोठरी में डलवा दूंगा जहाँ से ये कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। बंदी बना लो इस दुष्ट को। इधर सैनिक कुंडला को बंदी बनाने में जुट गए और इधर भोकाल ने लोगों को मकड़ी के जालों से मुक्त करा दिया। जल्दी ही अपना वचन निर्वाह कर भोकाल वापस लौट पड़ा था, जबकि इधर उदयगिरी के कारागार में तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा भोकाल। जल्दी ही मैं इस कारागार की सलाखों को तोड़कर तुझसे अपना प्रतिशोध लेने पहुंचूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इस काल कोठरी में जो एक बार आया उसकी आत्मा ही यहाँ से बाहर निकल सकी है। तुम कौन हो तुम? मेरा नाम पांडु रत्न है। कभी मैं उदयगिरी राज्य का राज ज्योतिष हुआ करता था, लेकिन मेरी इच्छा ने मुझे इस काल कोठरी का कैदी बना डाला। तुम्हारी इच्छा? क्या थी तुम्हारी इच्छा? इच्छा तो मेरी गजमुक्ता मोती प्राप्त करके विश्व की एक बड़ी शक्ति को अपना दास बनाने की थी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि अब मैं यहाँ पड़ा अपने जीवन के अंतिम दिन गिन रहा हूँ। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। इस काल कोठरी की दीवारें मुझे अधिक दिनों तक कैद नहीं रख सकती। मैं शीघ्र इन दीवारों को तोड़कर यहाँ से मुक्त हो जाऊंगा, और फिर शैतान की कठोर आराधना कर उससे ऐसी शक्ति प्राप्त करूंगा जिसके आगे सभी झुकेंगे। ओह, सभी को अपने आगे झुकाने की बहुत इच्छा है तुम्हारी। हाँ, और ऐसा मैं एक दिन कर दिखाऊंगा। अगर तुम्हें आज ही ऐसा करने का अवसर मिल जाए तो। मैं समझा नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन कुछ समझने से पहले इतना समझ लो कि अगर तुम्हें वह अवसर प्राप्त करना है तो तुम्हें सबसे पहले गजेंद्र हाथी के मस्तक से गजमुक्ता मोती को चुराना होगा। गजमुक्ता मोती? गजमुक्ता मोती वह चमत्कारी अद्भुत मोती है जो उस गजेंद्र हाथी के मस्तक पर विराजमान है, जिसमें दसियों हाथियों का बल है। गजमुक्ताधारी गजेंद्र कभी उदयगिरी में मौजूद था, लेकिन महाबली भोकाल के कारण ही वही गजेंद्र आज विकास नगर की गजशाला में उपस्थित है। गजेंद्र के कारण ही गजशाला में कड़ा पहरा रहता है। हालांकि सभी को सदैव सतर्क रहने का आदेश है, परंतु सभी जानते हैं कि अत्यंत बलशाली और पराजित गजेंद्र हाथी के मस्तक के मोती को पाने का साहस कोई सपने में भी नहीं कर सकता। इसलिए सभी पहरेदार लापरवाह हैं, और ये बात निश्चय ही ये शख्स अच्छी तरह जानता है। गड़गड़ खच बू। सावधान पहरेदारों को ठिकाने लगाकर वह शख्स जल्दी ही गजशाला के अंदर था। मैं गजशाला के अंदर तो आ गया, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों हाथी हैं। मेरे पास जितना कम समय उतरे में मैं ये कैसे पता करूं कि इन हाथियों में से गजेंद्र कौन सा है? एक रास्ता है। मैं इस गजशाला में रोशनी के लिए प्रयोग होने वाली सभी मशालों को बुझा देता हूँ। सभी मशाले बुझते ही यहाँ अंधेरा हो जाएगा, और उस अंधेरे में गजेंद्र के मस्तक पर स्थित गजमुक्ता मोती सूर्य की भांति चमकेगा। पूरा। अब मैं गजमुक्ता को आसानी से प्राप्त कर सकता हूँ इस सीप की मदद से, जिसे मुझे देते हुए काल कोठरी में मौजूद क्या ज्योतिषी पांडु रत्न ने कहा था। ये वो सीप है जिसमें कभी गजमुक्ता मोती का जन्म हुआ था। इसी सीप से मिलकर वह मोती गजेंद्र के माथे पर जा समाया था। अगर कोई इस सीप को गजमुक्ता के सामने ले जाए तो वो मोती बिना कुछ किए अपने स्थान से निकलकर इस सीप में बंद हो जाएगा। मैंने इसे बड़ी गणना के बाद समुद्र की गहराइयों से हासिल किया था। ओह, इसी के बल पर तुम गजमुक्ता चुराना चाहते थे? हाँ, लेकिन मैं इस सीप को लेकर गजेंद्र के सामने पहुंच पाता उससे पहले ही बंदी बना लिया गया। मुझे बंदी बनाते समय किसी का भी ध्यान इस सीप की तरफ नहीं गया, इसलिए यह अभी भी मेरे पास है। अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। जाओ और जाकर गजमुक्ता प्राप्त कर लो, और उसे स्वयं धारण करके उसकी सहायता से अपनी कुंडलिनी जागृत करके एक बड़ी शक्ति के स्वामी बन जाओ। काल कोठरी की दीवारों में रहकर मैं ऐसा कैसे कर पाऊँगा?
क्योंकि मैं हमेशा से मानसिक शक्तियों को जागृत करने में रत रहा हूँ, इसलिए मैंने इतनी मानसिक शक्ति एकत्रित कर ली है कि उनके बल पर मैं तुम्हारे लिए काल कोठरी की दीवारों को तोड़ सकता हूँ। तो तुम काल कोठरी की दीवारों को तोड़ सकते हो? आज तक तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? पता चल जाएगा। भाग खड़े होने की तैयारी करो। कुछ क्षणों बाद ही भड़ाक! ओह! पांडुरत्न अपनी मानसिक शक्तियों का प्रहार करके काल कोठरी की दीवारें तोड़ दी, लेकिन दीवार तोड़ने के बाद वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं रहा। ओह! मैंने आगे बढ़कर उसे संभाला तो मुझे पता चला कि वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। ओह! अपनी सीमित मानसिक शक्तियों का प्रयोग करने के बाद यह जीवित नहीं रहा, इसलिए इसने आज तक इन दीवारों को तोड़कर भागने और गजमुक्ता प्राप्त करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन आज इसने यह सब मेरे लिए किया। मैं इसके बलिदान को बेकार नहीं जाने दूंगा। गजमुक्ता हासिल करके सर्वशक्तिशाली बनूंगा। और अब ऐसा होने में देर नहीं है, क्योंकि अब मैं ठीक गजेंद्र के सामने हूँ। अब बस मुझे इस सीप को गजमुक्ता के सामने करना होगा। बाकी का काम ये सीप अपने आप कर लेगी। कुंडला ने सीप को जैसे ही गजमुक्ता के सामने किया, वैसे ही गजेंद्र के कंठ से निकली चिंगाड़ ने वातावरण को कपा कपा डाला। चिया! उसके माथे से गजमुक्ता मोती निकल रहा था और सीप में समा रहा था। गजमुक्ता सीप में बंद हो गया। अब मुझे इस सीप को खोलकर गजमुक्ता को अपने मस्तक पर धारण करना है। ओह! सीप खुलते ही गजमुक्ता कुंडला के मस्तक में समा गया। इसी के साथ कुंडला के अलग से भयानक ठहाके उबल पड़े। मैंने गजमुक्ता धारण कर लिया। अब शीघ्र ही इसके बल पर मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, और ऐसा होते ही मैं विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन जाऊंगा। ठाका लगाता हुआ कुंडला तुरंत ही वहां से चल दिया, अपने पीछे उस गजेंद्र को छोड़कर। गजमुक्ता मोती के मस्तक से निकल जाने से जो पागल सा हो गया था। गजेंद्र के उस हालत का पता जल्दी ही विकासनगर वासियों को भी चल गया। हे ईश्वर, यह हाथी तो पगला चुका है। भागो, नहीं तो ये हम सबको कुचल देगा। लेकिन ना ही किसी में गजेंद्र के सामने आने का समय साहस था, और ना ही किसी में उसे रोक पाने का जोर। उफ! ओह, ये हाथी तो हमें तिनके की तरह उड़ाए ले जा रहा है। भागो, ये पागल हाथी किसी से नहीं रुकेगा। रुकेगा, मैं रोकूंगा इसे। ये क्या पागलपन है गजेंद्र? रुक जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, रुक जाओ। गजेंद्र को रोकने के लिए हाथों के साथ साथ जुबान से भी काम लिया था भोकाल ने, लेकिन दोनों में ही विफल हुआ। तो वो धड़ाक! उफ! आज से पहले तो उसने मेरे आदेश का कभी भी उल्लंघन नहीं किया, फिर आज क्या हुआ गजेंद्र को? वही का एक ऐसा क्यों पगला गया है कि धड़ाक विनाश पर उतारू हो गया है? ओह! अचानक भोकाल बुरी तरह चौंका, क्योंकि गजेंद्र के एकाएक पगला जाने का कारण उसके सामने था। गजेंद्र के मस्तक पर राज गजमुक्ता मोती नहीं है, इसी कारण गजेंद्र की यह दशा है। लेकिन गजमुक्ता गजेंद्र के माथे से गया कहाँ? गजेंद्र के माथे से गजमुक्ता कैसे निकल गया? उफ! इन सब प्रश्नों का उत्तर तो बाद में भी मिल सकता है। फिलहाल एक सबसे बड़ा प्रश्न सामने खड़ा है कि गजेंद्र को कैसे रोका जाए। मैं अपनी भोकाल शक्ति का प्रयोग करके गजेंद्र को घायल करके उसे कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता। कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। एक रास्ता है गजेंद्र की भावनाओं को झकझोरना, लेकिन क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? करके देख लेने में कोई बुराई नहीं है। अचानक भोकाल दौड़कर गजेंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। अगर तुमने विनाश मचाने का निर्णय कर लिया गजेंद्र, तो मेरा भी निर्णय सुन लो। मेरे शरीर को कुचलने के पश्चात ही अब तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम्हें यह स्वीकार है तो बढ़ाओ अपने कदम और मुझे कुचल कर आगे बढ़ जाओ। ये महाबली क्या मुक्ता कर रहे हैं? एक मदमस्त हाथी के सम्मुख इस तरह खड़े होने का एक ही अर्थ है, मृत्यु। चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। जब वह हाथी उनकी तरफ बढ़ेगा तो फिर निश्चय ही सामने से हट जाएंगे। जैसे लोग सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। भोकाल अपनी जगह टिक खड़ा रहा, तब भी जब हाथी खूंखार रूप से आगे बढ़ा, और तब भी जब हाथी ने अपना भारी पैर उठा लिया। और उस समय तो देखने वालों की मानो सांसें ही रुक गई जब गजेंद्र का पाँव तेजी से नीचे आया। सभी को पता था कि नीचे बढ़ता गजेंद्र का पाँव ठीक भोकाल के ऊपर पड़ना था, लेकिन गजेंद्र का पाँव भोकाल पर नहीं, ज़मीन पर पड़ा। इसी के साथ भोकाल गजेंद्र से लिपट गया। तूने दिखा दिया है गजेंद्र कि तेरा मोती खो जाने के बाद भी तेरी भावनाएं नहीं खोई हैं। मुझे तेरी उन्हीं भावनाओं की सौगंध है। जब तक उस मोती को लाकर दोबारा तेरे मस्तक पर सुशोभित नहीं कर दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। जा, अब वापस गजशाला में लौट जा। गज की सॉरी गऊ की भांति वापस लौट पड़ा गजेंद्र। गजेंद्र ने मेरा मान रख लिया, अब मुझे उसका मोती वापस लाकर अपनी सौगंध का भी मान रखना है। लेकिन उस मोती को ले कौन गया, और इस समय वो मोती कहाँ होगा? गजमुक्ता मोती यहाँ था और कुंडला की कुंडलिनी को जागृत कर रहा था। जल्दी
मैंने अपनी कुंडलिनी शक्तियों को जगा लिया है। अब संसार के पंचतत्व मेरी कुंडलिनी ऊर्जा के अधीन हैं। अब देखता हूँ भोकाल कैसे उदयगिरी राज्य को बचाने के अपने वचन को निभाता है। तड़ाक आई ब्लूम। भागो उदयगिरी वासियों, चीखो चिल्लाओ, देखता हूँ अब तुम्हें कुंडला के कहर से कौन बचाता है। भोकाल, भोकाल उदयगिरी वासियों को तेरे कहर से भी बचाएगा और तुझे मौत के घाट उतार कर उदयगिरी वासियों को सदा के लिए तुझसे छुटकारा भी दिलाएगा। भड़ाक। उसके माथे पर गजमुक्ता स्थापित है। इसका मतलब गजमुक्ता मोती को उस दुष्ट ने गजेंद्र के मस्तक से चुराया है। मृत्यु तो तुझे हासिल होगी भोकाल, मुझे तो हासिल होगा उदयगिरी का राज सिंहासन। भड़ाक। और उसके बाद संपूर्ण विश्व के राज सिंहासनों का मात्र एक ही अधिकारी होगा, कुंडला, मात्र कुंडला। भोकाल के मस्तिष्क को तेज झटका लगा और इसी के साथ भोकाल के मस्तक से उसका प्रहार छिटक कर दूर जा गिरा। उफ, मानसिक ऊर्जा का इतना घातक प्रहार निश्चय ही गजमुक्ता मोती के बल पर ऐसा कर पा रहा है। गजमुक्ता मोती के बल पर उसने अपनी कुंडलिनी जागृत करके अपने आप को एक प्रलंकारी शक्ति का स्वामी बना लिया है। इसकी शक्ति को टक्कर देने के लिए मुझे भी बनना होगा भोकाल। यह देख भोकाल शक्ति का प्रताप। ओह, सचमुच चमत्कारी है तेरी शक्ति भोकाल, लेकिन मुझे इसका भय मत दिखा, क्योंकि मेरे पास इसका जवाब है। आकाश की तरफ बढ़ती कुंडला की मानसिक ऊर्जा ने मानो समस्त आकाश में खलबली मचा दी और एक पल बाद ही आकाश से टूटकर वह बिजली कुंडला के हाथ में आ समाई, जो सचमुच भोकाल की तलवार का जवाब थी। कड़ाक। उफ। क्यों भोकाल, पसंद आया ना मेरा जवाब? ओह, तलवार का जवाब तो तूने दे दिया, लेकिन इस ढाल का जवाब कहाँ से लाएगा जो तेरी गर्दन को तेरे धड़ से अलग करने आ रही है? इसका जवाब लाने के लिए मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसका जवाब तो इस फूंक के रूप में मेरे पास पहले ही मौजूद है। खुद तूफान की तरह उड़ने वाली भोकाल की वह ढाल कुंडला के मुंह से निकली फूंक में तिनके की तरह उड़कर भोकाल की तरफ लपकी। अब ये तेरी गर्दन काटेगी। भोकाल की ढाल भोकाल की ही गर्दन काटने चल पड़ी थी, और ऐसा वह कर भी देती अगर भोकाल ने विद्युत की सी तेजी दिखाकर उसे लपक न लिया होता। उफ, वाह भोकाल, बहुत फुर्ती है तुझ में, लेकिन तेरी ये सारी फुर्ती धरी की धरी रह जाएगी जब मैं तुझे अपनी फूंक से शूल लगे उस बड़े द्वार की तरफ उड़ाऊंगा। ओह। भोकाल ने अपने पैर जमाने की लाख कोशिश की, लेकिन उस तूफान के आगे उसके पाँव खड़ी गए। उफ, एक पल में ही मेरा शरीर उन शूलों में बिंद कर रह जाएगा, और चूंकि मैं अपने शरीर के उन शूलों की तरफ बढ़ने से नहीं रोक सकता, इसलिए मेरे पास यही एक रास्ता है कि मैं अपने शरीर को शीघ्रता से इस तरह सिकुड़ लूँ कि मेरे लगभग सारा शरीर ढाल की ओट में हो जाए, ताकि शूलों वाले उस दरवाजे से ढाल ही टकराए। भड़ाक। उफ, अगर मैंने सही समय पर ढाल को अपने शरीर के आगे नहीं किया होता तो मेरा शरीर द्वार तोड़कर यहाँ गिरने के बजाय द्वार के शूलों में फंसा होता। अब मुझे यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकलना होगा, क्योंकि इस भंडार गृह में हाथियों को मस्त करने वाली जो मदांत बूटी भरी हुई है उसकी गंध मुझे बेचैन कर रही है। भोकाल जैसे ही बाहर निकला वैसे ही उस पर एक बार फिर प्रहारों की वर्षा हो गई। उफ, कुंडला के प्रहार तो और भी अधिक घातक हो गए। अब तो उसे समाप्त करने के लिए मुझे अपनी ज्वाला शक्ति का ही सहारा लेना होगा। ओ नहीं, जैसे जैसे मेरी तलवार से ज्वाला शक्ति निकल रही है वैसे वैसे वह अपनी फूंक में शीत प्रभाव उत्पन्न करके उसे जमाता जा रहा है। इसका मतलब बाकी शक्तियों के साथ साथ मेरी ज्वाला शक्ति भी उस पर बेअसर है, और जब ऐसा है तो मुझे कुंडला को रोकने के लिए कुछ और सोचना होगा, वरना ना तो वो मुझे छोड़ेगा और ना इस राज्य को। परंतु इसे रोकने के लिए क्या किया जाए? इसकी मानसिक ऊर्जा तो कहर बरपाने को उतारू है। मानसिक ऊर्जा, इसकी सारी मानसिक ऊर्जा इसके मस्तिष्क से संचालित हो रही है। अगर मैं इसके मस्तिष्क में खलबली मचा सकूं तो उसकी मानसिक ऊर्जा काम करना बंद कर देगी। ये कार्य करने में मुझे ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुंडला के मस्तिष्क में खलबली मचाने का एक साधन मेरे पास है, भंडार गृह में भरी ये मदांत बूटी। लेकिन मुझे अपना वार ऐसी सूझबूझ से करना होगा कि वह चाहकर भी न बच पाए। लगता है तेरी मृत्यु इसी भंडार गृह में लिखी है। चल, मैं अंदर आकर इस लिखे को पूरा किए देता हूँ। कुंडला अंदर आ चुका है। मेरे लिए यही उचित अवसर है कि अब मुझे अपनी ज्वाला शक्ति से मदांध बूटी के इस भंडार में आग लगा देनी चाहिए, ताकि आग लगने से जो धुआं फैले कुंडला उसमें घिर कर रह जाए। अब मुझे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना यह नशीला धुआं मुझे भी अपनी चपेट में ले लेगा। भोकाल इस धुएं के लिए पहले से ही तैयार था, इसलिए वह बच निकला, लेकिन कुंडला जब तक समझा तब तक देर हो चुकी थी। नशीले धुएं ने उस पर अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया था। उसने अपने मस्तिष्क को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन
मदान्ध बूटी के धुएं के नशीले प्रभाव ने सफलता उसके हाथ नहीं लगने दी। उफ! कुछ ही क्षणों में वह मदमस्त हाथी की तरह झूमता नीचे गिर पड़ा। नशीले धुएं के साथ साथ अब मदान्ध बूटी में लगी आग भी उस पर हावी होती जा रही थी। जल्दी ही भयंकर आग ने सारे भंडार गृह को अपनी चपेट में ले लिया। कुंडला की हालत बता रही थी कि वह उस भंडार गृह से निकलने की स्थिति में नहीं था। निश्चय ही इस भयंकर आग ने उसे जलाकर राख कर दिया होगा। अब मुझे चलकर उदयगिरी वासियों को कुंडला की समाप्ति की सूचना देकर उनके भय को दूर करना चाहिए। भोकाल जिसकी समाप्ति की सूचना उदयगिरी वासियों को देने निकल पड़ा था, क्या वह वास्तव में ही समाप्त हो गया था? नहीं, वो उस भीषण आग में भी एकदम सुरक्षित और जीवित था, लेकिन अभी उस हालत में नहीं था कि अपनी मानसिक ऊर्जा का प्रयोग करके वहाँ से निकल पाता। मदान धमूटी के नशीले धुएं के प्रभाव ने अभी भी उसके मस्तिष्क को कुंद कर रखा था, लेकिन कभी तो उसे इस स्थिति से बाहर निकलना ही था। अपने मस्तिष्क को एक क्षण के लिए काबू करके अगर मैंने स्वयं को इस सुरक्षा कवच में कैद न कर लिया होता तो अब तक मैं राख बन चुका होता। भोकाल ने मुझे बेबस करके दूसरी बार मात दी है। 2 बार उसने मेरे हाथों से उदयगिरी को बचाया है। मुझे उससे भयानक प्रतिशोध लेना है और अब मैं उदयगिरी को नहीं, विकासनगर के सिंहासन को अपना निशाना बनाऊंगा। देखता हूँ भोकाल मुझसे कैसे बच पाता है। उस विकासनगर को सॉरी उस विकासनगर को जिस पर मेरी शक्तियाँ प्रलय को आकाश, जमीन और ब्रूम ब्रूम वायु हर तरफ से बरसाएगी। साए साए आ विनाश तांडव करेगा। मृत्यु ठहाके लगाएगी। बचाओ, उन बालकों को कोई दैत्य लावे से बचाओ। उन बालकों को बचाने के लिए आगे बढ़ना मुक्ता है भाई। लावा उनके बहुत पास पहुंच चुका है। अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे, बच गए, बालक बच गए। महाबली भोकाल ने उन्हें बचा लिया। उफ! मैं उदयगिरी को बचाने क्या गया, विकासनगर में किसी ने तबाही बरपा दी है। किस दुष्ट ने किया है ये सब? कौन है जिसने ये दुष्ट कार्य करके अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है? मैं हूँ जो अपनी मानसिक शक्तियों से विकासनगर के चप्पे चप्पे पर विनाश मचाए हुए हूँ। कुंडला, तू अभी तक जीवित है कुंडला? हाँ भोकाल, मैं जीवित हूँ, क्योंकि मुझे तुझ जैसा पुण्य शक्तियों को समाप्त करके संपूर्ण विश्व पर राज करना है। और अपने इस अभियान का आरंभ अब मैं उदयगिरी से नहीं, विकासनगर से करूँगा। भड़ाक! भोकाल ने संभलने में एक पल भी नहीं गंवाया। ना तू मुझे समाप्त कर पाएगा और न विकासनगर को, क्योंकि अब तक तूने विकासनगर पर जो प्रलय मचा ली वो अब तेरे साथ ही समाप्त होने वाली है। कुंडला की मानसिक शक्तियों को एक बार विचलित करके अगर तू समझ रहा है कि तू कुंडला को समाप्त कर देगा तो ये तेरी भूल है, क्योंकि धड़ाक, मैं पहले इसका प्रबंध कर रहा हूँ कि अब तू पहले की तरह अपनी लोमड़ी जैसी चालाक बुद्धि से मेरी मानसिक शक्तियों को विचलित ना कर सके। ओह! कुंडला ने अपनी मानसिक ऊर्जा से अपने और भोकाल के इर्द गिर्द एक विशाल कुआं सा बना दिया था। तेरे बनाए किसी भी बंधन में नहीं रहने वाला भोकाल। मुझे बाहर निकलने के बहाने इसके ऊपर पहुंचना है ताकि मैं गजमुक्ताधारी इसके मस्तक को ही इसके धड़ से उड़ा दूं, क्योंकि इससे छुटकारा पाने का अभी एक यही रास्ता नज़र आ रहा है मुझे। ओह! भोकाल जो सोच रहा था वो हो नहीं पाया। पहले ही उसे मानसिक ऊर्जा के भयानक शिकंजों ने जकड़ लिया और उसे नीचे लपटका। जाता कहाँ है भोकाल? तेरी मृत्यु तो यहाँ है। भड़ाक! उफ! इस बार ये बेहद सतर्क और चालाक नजर आ रहा है और साथ ही खतरनाक भी। कुंडला को बहुत तड़पाया है तूने भोकाल। कुंडला तुझे भी तड़पा तड़पा कर मारेगा, और इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ अपनी शक्ति से। इस स्थान पर आकाश से बरसते पानी को जमा कर, ताकि पानी भयानक हिम के टुकड़ों का रूप धारण करके तुझ पर बरसे। ओह! इस सकरे स्थान पर मैं ज़्यादा देर बच नहीं सकता और यहाँ से बाहर निकलने की सोच नहीं सकता, क्योंकि कुंडला मुझे यहाँ से निकलने नहीं देगा। हिम के इन जानलेवा टुकड़ों से बचने के लिए मुझे यहीं कुछ करना होगा जल्दी, क्योंकि हिम के टुकड़ों की बारिश अब और भी ज़्यादा तीव्र हो गई है। ज्वाला शक्ति मुझे बचा सकती है, क्योंकि ज्वाला शक्ति की ज्वाला घातक हिम के टुकड़ों को पानी में बदल देगी। वाह भोकाल वाह! अपनी ज्वाला शक्ति से तू खूब अपना बचाव कर रहा है, लेकिन यह बचाव बेकार है, क्योंकि तू जितना बचाव करेगा तेरी मुसीबत उतनी ही बढ़ती जाएगी। देख और समझ मेरी बात का मतलब। ओ नहीं, जो पानी मेरे पास इकट्ठा हो रहा है उसे कुंडला तेजी से जमाता जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ ये क्या चाहता है।
भोकाल कुंडला की मंशा समस्त हो गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। उफ! कुंडला की शक्ति ने तो पानी को बहुत तेजी से जमा दिया, और यह जमाव इतना ज़्यादा कठोर हो गया है कि मैं इससे निकल ही नहीं पा रहा हूँ। हा 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 हा। भोकाल, तू फंस गया। भोकाल, तू फंस गया। अब तू इस जमे पानी से बचने की नहीं, इसके नीचे समाधि लेने की सोच। हा 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 हा। हिम की मोटी परत भोकाल को पूरी तरह ढकती चली गई। इसी के साथ कुंडला के अलग से उबलता ठहाका और भी ज़्यादा बुलंद होता चला गया। हा 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 हा। भोकाल, अब तू हर हाल में मरेगा, क्योंकि इस हिम की कैद को सैकड़ों आदमी मिलकर भी नहीं तोड़ सकते। और वैसे भी इस कार को करने कोई आदमी इधर फटक भी नहीं सकता, क्योंकि सभी को कुंडला के कहर से अपने प्राण बचाने की पड़ी है। ओ! अब तो कुंडला का कहर से उस पर टूटेगा जो कुंडला को विकासनगर का सिंहासन हासिल करने से रोकेगा। अपने रास्ते की अड़चनों को हटाकर कुंडला राजमहल की तरफ बढ़ रहा था, जबकि कोई अपनी अड़चनों को हटाकर भोकाल की तरफ बढ़ रहा था, और वह कोई और नहीं, गजेंद्र था। गजेंद्र को भोकाल तक पहुंचने में देर नहीं लगी, और न ये समझने में देर लगी कि भोकाल के प्राण संकट में थे। और अगर भोकाल के प्राणों में संकट टलना था, तो उसे अपनी संपूर्ण ताकत ही नहीं, भड़ाक, अपने प्राणों की बाजी भी लगानी थी। धड़ाक! गजेंद्र की जी तोड़ कोशिश आखिर रंग लाई। कड़ाक! हिम की कैद टूट गई, लेकिन भोकाल की हालत बता रही थी कि अब इसके प्राणों से संकट टला नहीं है। हिम कैद की भयंकर ठंड ने भोकाल के हाथ पांवों के साथ साथ उसकी नसों में बहते लहू को भी जमा दिया था, और ये बात बेजुबान गजेंद्र से छिपी नहीं थी। तभी तो उसने भोकाल को अपनी सूंड में दबाया और भाग खड़ा हुआ। कुछ ही देर में गजेंद्र भोकाल को लेकर गजशाला में आ पहुंचा। तुरंत ही गजेंद्र ने भोकाल को गजशाला की ज़मीन पर लिटाया, और उसकी इस कार्यप्रणाली से स्पष्ट हो रहा था कि वह जानता था कि जब ठंड लगी हो तो क्या करना चाहिए। जल्द ही भोकाल सोचने समझने की स्थिति में आ चुका था। गजेंद्र मेरे शरीर को मशाल से गर्मी प्रदान कर रहा है। भोकाल की आंखों में वापस आती जीवन ज्योति को गजेंद्र ने खूब पहचाना, और शायद यही कारण था कि अचानक गजेंद्र ने अपना निशाना बदल दिया। अरे, ये गजेंद्र को क्या हुआ? अब वह मशाल फेंककर गजशाला की ज़मीन पर पानी फेंक रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे लिए ज़मीन पर पड़ी लीद और मिट्टी साफ कर रहा है। मुझे इसके सिवा गजेंद्र का ज़मीन पर इस तरह पानी फेंकने का और कारण नज़र नहीं आ रहा। गजेंद्र यूं ही अंधाधुंध ज़मीन पर पानी नहीं फेंक रहा था। कारण था, और वो कारण पहले गजेंद्र की सूंड में और फिर भोकाल के हाथ में था। ये तो कोई सीप है जिसे गजेंद्र ने यहाँ पड़ी हाथियों की लीद के नीचे से निकाला है। ओह! इसी बेकार की वस्तु के लिए गजेंद्र ने इतना परिश्रम किया। नहीं, अगर गजेंद्र ने इस सीप को निकालने के लिए कठोर परिश्रम किया है, तो ये बेकार की वस्तु नहीं हो सकती। इस सीप का यहाँ गजशाला में ही पड़ी होने का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होगा। लेकिन क्या? क्या? भोकाल जैसे जैसे उस सीप के बारे में सोच रहा था, वैसे वैसे उसके मस्तिष्क में चींटियाँ सी रेंगती जा रही थी। जबकि इधर सिंहासन मेरे लिए छोड़कर अपने दरबारियों से बोल रानी मोहिनी कि वे अपनी तलवारें अपनी म्यानों में रख लें, वरना सारा राज दरबार इनके लहू के रंग से रंगा नजर आएगा। लहू तो तेरा यहाँ गिरेगा दुष्ट, और उसे हम अपने हाथों से बहाएंगे। तुझे मुझ तक पहुँचने का कष्ट करने की आवश्यकता नहीं, मेरी शक्ति स्वयं तेरे पास पहुँच जाएगी। उधर से रानी मोहिनी आगे बढ़ी, और इधर से कुंडला की मानसिक शक्ति, लेकिन दोनों में से कोई एक दूसरे तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि वहाँ पहुँचा था भोकाल। धड़ाक! तुम भोकाल नहीं हो सकते। भोकाल को तो मैंने मृत्यु के ऐसे पाश में फंसा दिया था जहाँ से वह अपने आप निकल ही नहीं सकता था। सही कहा तूने, लेकिन हम जैसों की सहायता करने ईश्वर किसी न किसी को भेज ही देते हैं। ऐसा है तो इस बार मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगा कि जब तुम मर रहा हो तो तेरी मदद को ईश्वर भी ना पहुंच सके। ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि जिस मोती के बल पर तू भोकाल को एक बार फिर फंसाने की सोच रहा है, वह अब तेरे मस्तक पर नहीं रहने वाला। इस मोती को मेरे मस्तक से हटाने के तू पहले भी कई प्रयत्न कर चुका है, लेकिन असफलता और पीड़ा के सिवा तुझे कुछ नहीं मिला है। इस बार असफलता मेरे आसपास भी नहीं भटकेगी, क्योंकि इस बार मेरे पास वह सीप है जिसने गजमुक्ता को गजेंद्र के मस्तक से खींच लिया था। और जब ये गजेंद्र के मस्तक से मोती छीन सकती है, तो तेरे मस्तक से भी छीन सकती है। काफ़ी सोच विचार करने के पश्चात मेरी समझ में इस सीप का गजशाला में पड़े होने का अर्थ समझ में आया। मैं समझ गया कि इस सीप की मदद से ही गजमुक्ता मोती को गजेंद्र के माथे से निकाला गया है। बस मैं इसे लेकर यहाँ आ गया, ताकि मैं इसकी सहायता से मोती को तेरे मस्तक से छीन सकूँ। नहीं, ये सीप मेरे मस्तक से गजमुक्ता को नहीं छीन सकती। मैं इसे तेरे हाथ में नहीं रहने दूंगा। ओ! कुंडला ने अपनी मानसिक ऊर्जा से भोकाल के हाथ से सीप छीनने की कोशिश की, तो लेकिन असफलता के सिवा उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। गजमुक्ता मोती मेरे मस्तक से नहीं जा सकता। नहीं, नहीं जा सकता।
जैसे ही मोती सीप में बंद हुआ वैसे ही कुंडला फिफरता हुआ भोकाल की तरफ बढ़ा। ये सीप मैं तुझसे लेकर ही रहूँगा भोकाल। भोकाल से अब तुझे ये सीप नहीं, सिर्फ मुक्के और लात मिलेंगे। अब भोकाल के लिए न केवल कुंडला को संभालना बल्कि उसे कारागार में पहुंचाना भी मुश्किल नहीं था। और फिर गजमुक्ता तेरे ही मस्तक पर शोभा देता है गजेंद्र, क्योंकि तू ही इसका सच्चा हकदार है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक शक्तिहीन में। तब तक के लिए धन्यवाद।